नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद मोहन गुप्ता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एक सीरीज हम लोगों ने शुरू की हुई है जिसके अंदर 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि मदर्स एजुकेशन हब में संडे को होने वाली ऑफलाइन टेस्ट के होते हैं। और इन 25 क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग अपने सभी टॉपिक का रिवीजन कर पाते हैं। दोस्तों, मैं बहुत से स्टूडेंट के मैसेज मुझे मिलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर के कि इससे उनकी स्पीड के ऊपर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा कि चाहे आपका कोर्स चल रहा हो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, चाहे आप बिगिनर हो, आपको हमेशा सॉल्यूशन देखना चाहिए। पूरे का पूरा वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि पूरे वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के अंदर केवल 1 मिनट के लिए मैं आपको सारी बातें बताता हूं और उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन की बातें करते हैं, हम कोई बातें नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के एक एक सेकंड को यूटिलाइज करता हूं। दोस्तों, इसका फायदा यह होगा कि जो टॉपिक आपका नहीं हुआ, सपोज करो ज्योमेट्री आपका नहीं हुआ और ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैंने यहां पर कराया, तो आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे को आएगा ही नहीं समझ में, क्या फायदा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको वो क्वेश्चन देखना है। आप कई क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करते हैं। जिन स्टूडेंट्स का बेसिक वीक होता है उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते हैं। उनको यही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, हमें स्टार्ट कहां से करना है। और इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनके लिए यकीनन ये स्पीड बूस्टर का काम करता है। उनकी स्पीड के अंदर काफी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये सारी बातें हम लोग इन वीडियो में देखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51, मतलब पहला क्वेश्चन पर सीरीज का 51 है। ये एवरेज का क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी कक्षा में परीक्षा में 40 स्टूडेंट्स के एवरेज अंक 45 हैं। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ लिया, इसका मतलब 10 ज्यादा पढ़ लिया। कितनी जगह? 2 जगह। और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ लिया, मतलब 6 कम पढ़ लिया। तो कक्षा का ओरिजिनल एवरेज क्या है? दोस्तों, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये शेयर नहीं करते हैं, आप इस चैनल को शेयर कीजिए। जितने स्टूडेंट्स का लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट आते हैं, एक कमेंट करके जरूर अपने फीडबैक दिया करो। दोस्तों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अलग से बिना कमेंट किए व्हाट्सएप पर या इस पर तो बातें करते हैं, लेकिन वो यहां कमेंट नहीं करते हैं। आप अपने ओरिजिनल जेन्युइन जो कमेंट है वो जरूर किया करें। आपका कोई सजेशन हो जो आप देना चाहते हैं, यकीनन मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और मैं उसके ऊपर अमल भी करता हूं। तो आपका कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है दोस्तों। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट किया करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया जाइए। तो दोस्तों, हमसे कक्षा का एवरेज पूछा गया है वास्तविक। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हमने 20 बढ़ा दिया और 6 कम कर दिया, इसका मतलब वास्तविकता में हमने 14 बढ़ा दिया। तो आपको सही करने के लिए 14 कम करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट में? 40 स्टूडेंट में। अगर 40 स्टूडेंट में 14 कम करना है, अगर 40 स्टूडेंट में, ध्यान रखना 14 हमने बढ़ा रखा है तो हमको कम करना है, तो एक स्टूडेंट में कितने की कमी होगी? तो अगर हम यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 से यहां पॉइंट आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 0.35 की हमें कमी करनी पड़ेगी। तो जो एवरेज आपका 45 था वो 0.35 कम होके 44.65 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर आप लोग ये एक्सपेक्ट मत किया करो कि हम लोग बिल्कुल बेसिक के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर अंदर निपटाने के लिए अगर मैं बेसिक कराने लगा तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। दोस्तों, 1 घंटे में एवरेज 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो यकीनन हम लोग थोड़ा सा चीजों को स्पीड में लेके चलते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि बेसिक चीजें आपको आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि इसका मान 3 दिया गया है तो इसका मान क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। दोस्तों, आप मुझे बताओ, ये 4 अगर मैं यहां से इधर भेज दूं तो 3/4 बन जाएगा, और अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो ये रूट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया √3/2। साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये एंगल जो है 2x, इसको इधर लिख लेता हूं मैं, जो ये एंगल है 2x - 10, इसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई है।
तो 10 इधर जाएगा, 72x बराबर 70, तो x की वैल्यू हमारे पास 35 डिग्री आ गई है। अब जो पूछा गया है उसमें x की जगह 35 रखेंगे, तो 35 में से 5 गया 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसकी पावर 4 करनी है तो 1/60। 35 में से 5 गया 30, cos 30 का मान होता है √3/2, उसकी पावर 4 करेंगे तो 9/16, प्लस बीच में साइन है 1 - 2। दोस्तों x की जगह हम 35 रखेंगे तो 35 दिया 105, 105 में से 15 गया 90, ये भी 90, ये भी 90 और कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो इसको 10/16 दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 1 10/16, 5/8, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मूल्यवान पत्थर जिसकी कीमत 6800 है गिरकर 3 भागों में टूट गया और तीनों भागों का वेट का रेशो हमें दे रखा है, पत्थर की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुपातिक है, तो हानि या लॉस बताइए। दोस्तों वो ये कह रहा है, आप इस बात को समझिए, जैसे एक पत्थर है, सपोज करो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, एक 3 किलो का पत्थर है, वो टूट गया और उसके टूट के 2 टुकड़े हो गए, एक 1 किलो का और एक 2 किलो का। वो कह रहा है कि जो पत्थर की कीमत है वो उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब 3 किलो का होगा तो 3 का स्क्वायर करो 9 रुपए उसकी कीमत होगी, लेकिन जब वो 1 किलो और 2 किलो का होगा तो 1 किलो का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसकी कीमत 1 रुपए और इसकी कीमत 4 रुपए होगी, तो टोटल कीमत केवल हमें 5 रुपए मिली, जबकि कीमत कितनी थी 9 रुपए। जब 3 किलो का था तो उस पूरे की कीमत 9 रुपए थी, और जब वो टूट गया तो टूटने के बाद ये 1 रुपए का और ये 4 रुपए का, मतलब 5 रुपए का रह गया, तो बाकी हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सेम कहानी है दोस्तों, अगर पत्थर 3 भागों का टुकड़े, 3 टुकड़े हो गए उसके और उनका रेशो ये है, तो दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्राइस का रेशो आएगा 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है प्राइस का रेशो। तीनों जो पत्थर हैं उनकी प्राइस का रेशो हमारे पास आ चुका है। तो हमसे पूछा पत्थर का कीमत उनके भार के वर्ग के अनुपातिक है, इसलिए हमने इनका स्क्वायर किया है। मैंने यहां एग्जांपल देके आपको समझाया था। दोस्तों जब ये नहीं टूटा था तो आप सोचो कि 5 किलो का ये, 7 किलो का ये, 8 किलो का ये, टोटल मिला के क्या 20 किलो का हो गया क्या? अगर 20 किलो का पत्थर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ओरिजिनल कीमत उसकी 400 रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन 400 रुपए की जगह ये टूट करके इतने इतने रुपए का रह गया। तो अगर मैं यहां टोटल प्राइस देखूं तो आप देखेंगे ये हो गया 74, 138। इसका मतलब जो चीज 400 रुपए की थी वो टूट के इतने रुपए की रह गई। तो हमसे पूछा गया उसका लॉस बताओ। एक मूल्यवान पत्थर जिसकी कीमत 6800 है, तो ओरिजिनल प्राइस हमें 6800 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें 6800 दे रखी है। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से 17, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17, एक की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई है। तो वो पूछ रहा है लॉस बताओ। दोस्तों जो चीज 400 की थी अगर 138 की रह गई तो जो डिफरेंस है वो लॉस है। तो आप मुझे बताओ जो डिफरेंस है इन दोनों का, क्या वो 262 का है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो अगर एक की वैल्यू 17 है तो 17 को 262 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 दूना 14, इकाई अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर 2 में होता तो हम सेकंड डिजिट पर जाते, लेकिन नहीं है, हम यहीं रुक जाएंगे। मैं फिर से इस बात को समझा रहा हूं दोस्तों, अगर एक पत्थर है जिसके 3 टुकड़े हो गए, 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, इसका मतलब वो टोटल पहले मिला के 20 किलो का था। टोटल अगर इनका टोटल करेंगे 8 और 7 15 और 5 20 किलो का था, और उनकी जो प्राइस है वो उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मैंने इनका स्क्वायर किया 25, 7 का स्क्वायर 49, 64 और 20 जब ओरिजिनल था तो 20 का स्क्वायर 400। तो ओरिजिनल प्राइस 400 थी, लेकिन टूट के वो 138 का रह गया। जो लॉस है ये हमारे पास लॉस आ गया, इतने का लॉस हो गया। दोस्तों ओरिजिनल प्राइस हमें 6800 दे रखी, इसकी वैल्यू 6800, तो 1 की वैल्यू हो गई 17 और इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु की मार्क प्राइस पर 35% के डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस और 20 और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस का योगफल 1995 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ओके, मतलब अगर मैं उसकी मार्क प्राइस को 100 मान लो, ध्यान से सुनिएगा, तो कह रहा है कि अगर 35% का डिस्काउंट देंगे तो ये बचेगा 65 का,
फिर वो कह रहा है कि यदि 20 और 15% का दो डिस्काउंट दें। दोस्तों अगर मैं इस पे 20% डिस्काउंट दूंगा 80, और फिर से इस पे 15% डिस्काउंट देना है, इसका 10% 8 है, 5% 4 होगा, 12 रुपए हो गया, 12 का डिस्काउंट और दे देंगे तो 68। मतलब जब हमने 35% डिस्काउंट दिया तो ये इतने का हुआ, जब हमने 20 और 15% डिस्काउंट दिया तो इतने का हुआ, और इन दोनों का योगफल हमें दे रखा है, इन दोनों का टोटल हो रहा है 133। 133 की वैल्यू हमें दे रखी है 1995। अगर 1995 133 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू ये हो गई, और हमें मार्क प्राइस पूछा है 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों देखते हैं किससे कट रहा है। 7 से कटेगा, क्योंकि 19 गुना 7 है, तो मैं इसको 7 से काट रहा हूं 19 बार। 7 से इसे काटेंगे 7 दूना 14, 5 बतेगा, 7 8 56, और 7 पंजू 35। 19 से इसे काटेंगे 15 बार, 15 गुना 100 करेंगे 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, ये एक एल्जेब्रा का क्वेश्चन है। देखो इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 है, तो आपको तुरंत से समझ जाना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं हम स्क्वायर बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं समझो दोस्तों। एक मैं सीधा इसका शॉर्टकट आपको बताता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर, एक काम करो यहां बाहर केवल 2 रखो, केवल क्या रखो 2, तो अंदर की तरफ चला जाएगा 6x। भाई मैंने इसको 2 गुना 6 कर दिया, 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 को मैं अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 12z माइनस 88 ऐसा बन जाएगा। दोस्तों मैं सीधा तरीका आपको बता रहा हूं, यहां से आपके पास x का मान, y का मान और z का मान सीधा कैसे निकालते हैं वो तरीका आपको बता रहा हूं। कभी भी अगर इस तरीके की क्वेश्चन आपको बनाई दे और आपको x y z का मान निकालना है, सीधा तरीका है कि बाहर 2 रख लो, लेकिन ध्यान रखना 2 रखना है। तो x के साथ में कौन है 6, और यहां पर x स्क्वायर के साथ में कौन है 1, ये x की वैल्यू आ गई। y के साथ में कौन है -12, और y के साथ में y स्क्वायर के साथ में कौन है 9, z के साथ में कौन है +12, और z स्क्वायर के साथ में कौन है 4। ये हमारे पास x y z की वैल्यू आती है 6, ये आ जाएगी -4/3, और ये आ जाएगी 3। ये सीधा हमारे पास x y z की वैल्यू आ जाती है। कभी भी ऐसा पूरा तरीका क्या होता है, पूरा तरीका होता है इनको होल स्क्वायर बनाने का। जो बेसिक चीजें जो आप लोग जानते हैं वो चीजें मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको अपडेट करने के लिए आया हूं। यहां पर आप स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आप एक्स स्क्वायर के साथ में इसको लगाएंगे। देखो मैं एक टर्म बता देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर और इधर से 12x आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x। फिर इसका आधा करेंगे 6 का स्क्वायर 36 जोड़ देंगे। ऐसा करने पर ये दोस्तों बन जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से अलग अलग टर्म के स्क्वायर बनेंगे और उनका सम 0 के बराबर है। अगर ये 0 है तो x बराबर 6 आ जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट निकाल चुका हूं। अब जो हमसे पूछा गया उसमें रख दो, x की जगह 6 -3 इंटू वाई, तो -3 इंटू वाई की वैल्यू -4/3 है, तो प्लस हो जाएगा 4/3, और प्लस z का मान 3 है। 3 से 3 कटेगा, 6 और 4 10 और 3 13, 13 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल एबीसी में P और Q, ये ट्राइंगल एबीसी है, A B C, इसमें P और Q AB और AC के मिड पॉइंट है। यहां पर इन्होंने बोला है P और Q AB और AC के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। PQ पर कोई पॉइंट R इस प्रकार है, PQ पर यहां पर एक पॉइंट कोई R है इस प्रकार कि PR और RQ का रेशो, PR और RQ का रेशो 3:5 हो जाए। इन दोनों का रेशो 3:5 है। फिर बोल रहे यदि QR की वैल्यू 20 है, QR की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो दोस्तों अगर 5 की वैल्यू 20 है, 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा 12। तो हमसे पूछा है BC की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई। दोस्तों ये टोटल लंबाई 20 + 12 32 हो गया। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हमेशा इसकी लंबाई इसकी आधी होती है। अगर ये 32 है तो ये 64 हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें DI का नजर आ रहा है। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कभी भी ऊपर वाली लाइनों को मत पढ़ा करो, आप सीधा नीचे आ जाया करो। 2014, 16 और 18 के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 5 वर्षों के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना % है।
14, 16 और 18, 14, 16 और 18 में संस्थान बी, तो ये 225 है, ये 375 है। मेरा ये गलत डेटा तो नहीं हो जाए क्योंकि कट रहा है, पता नहीं क्या है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 200 और 300, 500, 600, 700, 825, ये 825 हो रहा है दोस्तों। 25 यहां से इधर पकड़ा दो तो 400 हो जाएगा, 400 और 200 600 हो जाएगा, 600 में 225 जोड़ेंगे 825। पांचों सालों में संस्थान ए में, तो संस्थान ए के हमें पांचों सालों के निकालने हैं, तो ये 160, 280, 300, 250, 260। तो देखो दोस्तों यहां पर इनको ऐड करना है, तो अगर मैं यहां से 20 इधर दे दूं तो 300 हो जाएगा, 440 हो जाएगा, 440 में 60 दे दूंगा तो 500 और 200 700 हो जाएगा, 700, 1000, 1250 हो जाएगा, ये टोटल 1250 हो जाएगा। ऐड करते वक्त थोड़ा सा इधर उधर शफलिंग किया करो और ये परसेंटेज हमें निकालना है कि कितना है। तो 50 से कटेगा 2 बार, 25 बार, और 25 से काटेंगे 25 3 75, 25 3 75, 33 दूना 66। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया क्या होगा? जो स्टूडेंट इस सीरीज को टेस्ट को नहीं दिए हैं वो पोस्ट करके वीडियो को पहले खुद से सोल्व किया करें और फिर क्वेश्चन किया करें। एबीसीडी का एक ट्रेपेजियम क्या होगा और फिर सॉल्यूशन देखा करें, जिसमें एबी और डीसी पैरेलल हैं। एबी और बीसी और सीडी की लंबाई और डीए की लंबाई हमें दे रखी है। ओके, चारों साइड की लंबाई दे रखी है, देखना पड़ेगा। ए बी सी डी, इन्होंने कहा है कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं। ए बी की लंबाई 26 है, बीसी की लंबाई 25 है, सी डी की लंबाई 40 है और डी ए की लंबाई 25 है। दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं होगा, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम नहीं हो गया? और हम जानते हैं कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे, तो ये लंबाई 26 है तो ये भी 26 होगी और साथ में ये दोनों बराबर होगी। अगर ये पूरा 40 था तो बचा 14, 14 में ये 7 और 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 7 14 और 26 40 पूरा हो जाएगा। अब आप बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 7 है ये 25 है तो क्या ये 24 ट्रिपलेट की मदद से हो जाएगा? तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों का सम हो रहा है 66, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 24। दोस्तों 2 से कटेगा 12 बार, मैं केवल इकाई का अंक देखूंगा, 6 दूना 12, एक ही ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। हम पूरा मल्टीप्लाई क्यों करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली, पहले साल के अंत में 4000, दूसरे साल के अंत में 7700 का पेमेंट किया, इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज की दर 10% है तो उधार ली गई राशि, जो भी उसने पैसा उधार लिया है दोस्तों, एक साल बाद 10% बढ़ जाएगा, मतलब 11/10 हो जाएगा, 110% बोल सकते हैं। इसमें से वो 4000 रुपए चुका रहा है तो 4000 रुपए माइनस कर देंगे, और जो बचा हुआ पैसा है वो अगले साल चुकाएगा तो फिर 10% बढ़ जाएगा, 11/10 हो जाएगा, और ये इतना पैसा उसको अगले साल चुकाना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7700। बस इसी को हमें सॉल्व करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। 11 से कटेगा 7 बार, 0 उधर जाएगा 7000, 7000 में 4000 जुड़ेगा 11000, 11 से कटेगा 1000 बार, 1000 गुना 10 करेंगे 10,000, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल था। ट्रायंगल एबीसी में बीसी पर कोई पॉइंट डी इस प्रकार है। ये ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया, बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है, ये एक पॉइंट डी बना दिया हमने कि बीडी और डीसी का रेशो 3:4 है। फिर कह रहा है एडी पर कोई पॉइंट ई इस प्रकार है, ये एडी पर कोई पॉइंट ई है, ये हमने एक पॉइंट बना लिया ई इस प्रकार कि एई और ईडी का रेशो 2:3 है, एई और ईडी का रेशो 2:3 है। ध्यान रखना सबके सब रेशो हैं। तो ट्रायंगल ईसीडी और एईबी, ईसीडी ये वाला और एईबी, ओके, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया, इसका और इसका एरिया का रेशो हमें बताना है। ठीक है, तो बताते हैं दोस्तों। जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं उसको देखो, ये वाला रेड कलर का ट्रायंगल देखो। आप सबको ये बात पता होगी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम यहां से एक लाइन खींचते हैं तो अगर इसका रेशो x/y है तो इनके एरिया का रेशो भी x/y होता है। तो आप बताओ, इस लाल वाले ट्रायंगल में मैंने यहां से एक लाइन खींची
तो अगर इसका रेशियो 2:3 है तो इसका रेशियो भी 2:3 होगा ट्राइंगल के एरिया का। बात ठीक है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अब मैं दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं, ये ब्लू कलर वाला, ये ब्लू कलर वाला ट्राइंगल देखो। ब्लू कलर वाले ट्राइंगल में यहां से मैंने एक लाइन खींची। आप मुझे बताओ, जब ये लाइन हम खींचेंगे तो इन दोनों का अनुपात 3:4 है, तो इन दोनों का भी 3:4 होगा। ये तो 3 था, ये 4 हो जाएगा। तो इन दोनों के एरिया का रेशो हमसे पूछा गया था कि ईसीडी और इसका रेशो क्या होगा, तो 4:2, मतलब 2:1। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यदि श्रीमान सुमन के, दोस्तों क्योंकि 1 घंटे के अंदर मुझे वीडियो कंप्लीट करना होता है, 1 घंटे से ज्यादा लेंथी वीडियो हम नहीं बनाते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को भी एग्जाम के अंदर 2 घंटे जब आप मेंस के अंदर बैठे हुए होंगे या प्री के अंदर आप 1 घंटा बैठे होंगे, तो 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें चलेंगी। हमारी आदत ही ऐसी हो जाती है कि हम कुछ टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, फिर हमें पढ़ाई चाहिए होती है। नहीं दोस्तों, आपकी आदत होनी चाहिए कि आप 3 घंटे लगातार एक जगह बैठ करके सवाल निकाल पाए, 3 घंटे लगातार बैठ के इंग्लिश पढ़ पाए, 3 घंटे लगातार बैठ के मैथ पढ़ पाए। ये आपका स्टेमिना होना चाहिए। श्रीमान सुमन की आयु के दोनों अंकों को पलट दे तो इस प्रकार प्राप्त नई आयु उसकी वाइफ की हो जाती है, डिजिट को पलटने पर। और उनकी आयु के योग का 1/11 उनकी आयु के अंतर के बराबर हो जाता है। ठीक है, उनके सम का 1/11 उनके डिफरेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि श्रीमान सुमन अपनी पत्नी से बड़ा है तो श्रीमान सुमन की पत्नी की आयु ज्ञात करो। ठीक है, पत्नी की आयु पूछिए, पत्नी छोटी है, पति बढ़िया है। तो देखो ये ऑप्शन पत्नी के दे रखे हैं, तो पति की आयु उल्टी हो जाएगी 54, ये हो जाएगी 45 और ये हो जाएगी 06। पति की आयु बड़ी होनी चाहिए, तो ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, ये दोनों तो कट गए। लेकिन क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइन है, इसलिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। उसने कहा था कि उनकी आयु के योग का 1/11, अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो 99 आएगा, और उसका 11 करता हूं डिवाइड, तो ये 9 आएगा। ये उनके आयु के अंतर के बराबर। क्या इन दोनों का डिफरेंस 9 ही है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या है। ओके, देखो दोस्तों, अगर आप यहां पर एक चीज देखेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, इधर से लेके ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे कि यहां पॉइंट के बाद 3 और यहां 3, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। यहां भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद 5 ही है, यहां 3 और 3 6 हैं, यहां 4 और 2 6, सब में 6 है सिवाय इसके। मतलब अगर मैं इसको ऊपर नीचे, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर नीचे अगर मैं इसको 6 जीरो से, मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगा रहा हूं, 10 लाख से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 325 मतलब 325 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 175 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहां पर 5 ही जीरो थी, पॉइंट थे डिजिट के बाद में, तो 5 जीरो तो हट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, तो ये 250, मैंने 1 जीरो लगा दिया, गुना 455 ऐसा बन जाएगा। नीचे की तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 65 गुना 325 बन जाएगा, -7 इंटू 175 इंटू 25 बन जाएगा। ये हमारे पास टर्म बन जाएंगे बिना पॉइंट के। अब देखो 25 गुना 7 होता है 175, और 175 गुना 175 तो 175 का स्क्वायर बन जाएगा। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये होता है 325, और 325 गुना 325 करेंगे तो 325 का स्क्वायर बन जाएगा, और बीच में माइनस है। दोस्तों अगर ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ऊपर की तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्रबल संभावना है कि ये 2ab हो। तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 2ab है या नहीं है, केवल मान नहीं सकते। अभी हमने केवल इसको सॉल्व किया, ये बाकी है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट से पॉइंट हटेगा, और 5/15 को 1/3 बोलते हैं, ऐसा बनेगा। तो देखो दोस्तों, अगर 2ab है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का ये डबल होना चाहिए। तो मैं अगर यहां पर चेक करना चाहूं तो इसको मैं टुकड़े कर देता हूं एक बार के लिए। तो ये 25 गुना 2 गुना 5 गुना, इसके भी हम टुकड़े कर देते हैं। तो यहां पर 455 है तो 91, तो 91 आएगा, तो 13 है क्या हमारे पास यहां पर, कोई बात नहीं, करते हैं 13 गुना 7, 13 7 91 गुना 5। मैंने इनके फैक्टर कर लिए, 250 को मैंने 25 गुना 10 कर दिया, 250 हो गया,
और ये 91 इंटू 5 था, 91 को ऐसा तोड़ दिया, 5 को ऐसा तोड़ दिया। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये 2ab वाला टर्म है या नहीं है। तो चेक करने से हमें आइडिया लगेगा कि है कि नहीं है। देखो तो 2 है तो ये रहा, a मतलब मुझे 175 चाहिए, तो 25 गुना 7 175 होता है। और अब मुझे 325 चाहिए, तो देखो 25 गुना 13 करेंगे 325 ही होता है, मतलब ये 2ab वाला टर्म है। अगर है तो ऊपर की तरफ बन गया 325 प्लस 175 का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हम ऐसा लिख सकते हैं। दोस्तों ये पावर और ये सेम है, तो एक पावर हट जाएगी, तो ऊपर की तरफ आ गया 500, ऊपर की तरफ आ गया 500, मैं लिख देता हूं यहां, और नीचे की तरफ अगर मैं घटाता हूं तो 150, तो 0 से 0 कटेगा, ये आ गया हमारे पास 10/3, और 10/3 में से हमें लास्ट में 1/3 घटाना है, तो 9/3, 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए। स्पीड पे ध्यान देना दोस्तों, मेरी स्पीड को आप कम करने की कोशिश मत करना, बजाय आप खुद अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करना। आपको ये नहीं सोचना है कि सर आपने स्पीड तेज तेज करा दिया। दोस्तों इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है आपकी स्पीड को बढ़ाना, तो वो तो हम करेंगे। एक शंकु की हाइट, उसके बेस की रेडियस 9 और 3 है। ये हमने कौन बनाया? इस कोन की हाइट हमको दे रखी है 9 और रेडियस दे रखी है 3, ये 3 और ये 9 हाइट। शंकु के आधार के समांतर दो भागों में, बेस के पैरेलल हमने इसको दो भागों में काट दिया, ये काट दिया। बाल्टी मतलब नीचे वाला भाग, बाल्टी तो ये बनेंगे ना जिसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, का वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो बाल्टी के ऊपरी वृत्तीय सतह की रेडियस क्या होगी? नीचे की रेडियस हमें दे रखी है, ये रेडियस हमको पता करनी है, इस आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। दोस्तों हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है, एक काम करो, अगर मैं यहां से यहां तक h मान लूं, क्योंकि ये पूरा आपका कितना था, ये पूरा आपका 9 था, तो ये बचेगा 9 माइनस h, 9 माइनस h आपके पास बच जाएगा। दोस्तों क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? तो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो मैं यहां सिमिलरिटी लगाऊंगा। छोटे वाले की ये साइड है h और बड़े वाले की यहां से यहां तक की पूरी थी 9। छोटे वाले की ये रेडियस है r और बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई? 3। तो दोस्तों 3 से कटेगा 3 बार, 3 उधर जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3r। अब हमें इसका वॉल्यूम दे रखा है। फ्रस्टम का वॉल्यूम आप सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, क्योंकि बिना छोटा करे काम नहीं चलेगा, स्पेस मुझे चाहिए होगा। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। और ये वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दे रखा है 44। तो देखो दोस्तों 1/3 पाई की जगह हमने कर दिया 22/7, एक है 3, कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर की जगह मैं 3 रखूंगा, तो 3 इंटू आर। और दोस्तों h, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो फ्रस्टम की हाइट है 9 माइनस h, और क्या आप चाहें तो h की जगह 3 आर रख सकते हैं, तो मैंने यहां पर 9 माइनस h की जगह मैंने 3 आर रख दिया, और ये बराबर है 44 के। ठीक है दोस्तों, तो देखो 22 से तो ये कट जाएगा, 22 दूना 44 होता है 2 बार, तो ये 7 या 21 उधर जाएगा, तो 21 दूना ये 42 बन जाएगा। और इधर की तरफ देखो, अगर मैं 9 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 27r, और माइनस 3r से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 27r माइनस 3r क्यूब माइनस 9r स्क्वायर। तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये माइनस का 3r क्यूब उधर जाएगा, तो प्लस का 3r क्यूब हो जाएगा, और 42 को इधर घटाएंगे इसमें से, तो ये हमारे पास बचेगा 39। 3 से कटेगा 13 बार, r क्यूब की वैल्यू अगर 13 है तो r की वैल्यू हो जाएगी 13 का क्यूब रूट, और हमें क्वेश्चन में रेडियस ही पूछी गई थी, तो 13 का क्यूब रूट, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो वापस से एलजेब्रा का सवाल मुझे दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, 1/x² और 2 इंटू 1/x, और इधर जो -3 आएगा वो +3 बन जाएगा, तो 1 मैं इसमें जोड़ रहा हूं। अगर मैं 1/x², 2 इंटू 1/x, और इसमें अगर मैं 1 और जोड़ दूं, इधर से 3 आएगा, 3 में 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ जोड़ूंगा, तो मैं केवल एक टर्म आपको दिखा रहा हूं, ये बन जाएगा 1/x² प्लस 2 इंटू 1/x, और ये -3 इधर आएगा, तो उसमें से केवल मैंने 1 दिया है। ऐसा ही 1 1 मैं इनके साथ जोड़ दूंगा, तो ऐसा करने पर ये टर्म बन जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगला टर्म क्या बन जाएगा? 1/y प्लस, इसको बोलते हैं हम सिमेट्री। सिमेट्री में आपको सारे टर्म सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं, एक को सॉल्व करो, बाकी खुद पता लग जाएंगे, बराबर 0। दोस्तों आप मुझे बताओ, वर्गों का योग 0 कब होता है? जब अलग अलग सभी टर्म 0 हो। इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 1/x की वैल्यू क्या हो गई? -1। सिमिलरली 1/y की वैल्यू भी -1, 1/z की वैल्यू भी -1। तो जो हमसे पूछा है इसमें -1, -1, -1 रख देंगे, आंसर आ जाएगा -3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दोस्तों वी बोर्डमास नियम के अनुसार हम सबसे पहले विनक्यूलम को सोल्व करते हैं, जो नहीं है, फिर हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी 2 निशान है, पर पहले ऑफ को सोल्व किया जाता है। ऑफ का मतलब होता है गुणा। अगर इसको गुणा करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। फिर हम भाग को सोल्व करेंगे तो 1/10 उल्टा होके 10 बन जाएगा। ये पूरा क्या बन गया? 1/10। और अगर इस भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 10। तो दोस्तों ये 2 से कटेगा 5 बार, और ये 2 से कटेगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 7 5 35/8 इंटू 4/5 माइनस 1/3। अब देखो दोस्तों, यहां तक मैं लिख चुका हूं। अब इन सब में सबसे पहला नंबर आएगा डिवाइड का, तो डिवाइड को सॉल्व करना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, तो गुना 5/8, ये उल्टा हो जाएगा 2 + 3/4। दोस्तों ये कटेगा 2 से 4 बार, और यहां पर आप देखेंगे 4 से कटेगा 2 बार, और 5 से कटेगा 7 बार। तो यहां पर हमारे पास बचा 7/2 माइनस यहां पर हमारे पास बचा 5/12 प्लस 3/4। तो एलसीएम हम लेंगे 12, तो 6 बार कटेगा 42 माइनस 5, 4 से कटेगा 3 बार 9, तो 9 में से 5 गए 4, 46/12 या 23/6। तो 6 × 18, 23/6, ये रहा, ऐसे ही ऑप्शन दे रखा है। 23/6 ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति इंडिपेंडेंटली एक काम को 20 डेज में कर सकता है। मतलब 5 आदमी है, पहला भी 20 दिन में, दूसरा भी 20 दिन में, तीसरा भी 20 दिन में, सब 20 दिन में काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा काम शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति काम करने शामिल हो जाता है। प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति काम करने के लिए शामिल होता रहता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति काम, क्योंकि 5 ही आदमी है, 5वें दिन 5 हो गए, फिर वो टीम के रूप में 5 के 5 आदमी काम करना जारी रखते हैं। तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है और वो 20 दिन में काम कर सकता है। इसका मतलब टोटल काम 20 हो गया। टोटल जो काम होगा वो 20 हो गया। अगर एक दिन में एक आदमी एक काम कर रहा है तो 20 दिन में 20 काम करेगा। अब पहले दिन तो एक ही आदमी आया तो एक ही काम करेगा, दूसरे दिन 2 आदमी हो गए तो वो 2 काम करेंगे, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन भी फिर 5 ही रहेंगे, और ऐसा कंटिन्यू 5-5 रहेंगे। अब वो पूछ रहे काम कितने दिनों में हुआ? काम तो तब पूरा होगा ना जब 20 काम हो जाएगा। तो आप देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 5 20, काम यहां पूरा हो गया। तो टोटल दिन अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। हमने ये माना कि एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है और वो कह रहा है कि 20 दिन में काम पूरा करता है, इसका मतलब टोटल काम 20 होना चाहिए। और वहां से फिर हमने क्वेश्चन की शुरुआत की। चलो बढ़ते हैं आगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मार्क प्राइस दोनों हमें दे रखा है, जब x% की छूट दी जाए तो इतने % का लाभ होता है, तो x का मान बताओ। देखो हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछी जा रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही है। तो आप चाहे ना तो इन नंबर्स को काट भी सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा। आप काट लें, इसको 9 से काटेंगे 80 बार, 9 से काटेंगे 100 बार। आप इसको ऐसा मान के भी कर सकते हैं, नंबर को छोटा कर दिया।
अच्छा देखो, डिस्काउंट वो बोल रहे हैं x% और प्रॉफिट वो बोल रहे हैं 5/3x%। ये रेशो ही तो है, तो x से x कट जाएगा, तो क्या ये 3:5 नहीं हो गया? मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो हमारे पास कितना आ गया है? 3:5 हमारे पास आ चुका है। क्या आप यहां तक की बात समझ पाए क्या? तो हमसे पूछा जा रहा है x का मान बताओ। x मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट पूछा जा रहा है, मतलब मुझे डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्काउंट कितना दिया है। दोस्तों 3:5 को आप चाहे तो 3x और 5x मान सकते हैं। तो एक तो ये बटा बटा हट गया हमारे पास। अब ध्यान रखना दोस्तों, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, अब आपको 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई आपको x का मान पूछा गया था, x छूट है, लेकिन अब मैंने छूट को 3x मान लिया और प्रॉफिट को 5x मान लिया ताकि बटा हट जाए। तो अब देखो दोस्तों, मुझे बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितनी है? 100 पे 3x की छूट देंगे तो 100 - 3x इतने में हम बेचेंगे। 100 का तो जितना परसेंट होता है वो वही होता है। और प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है? प्रॉफिट कमाया जाता है सीपी पर 80 का 5x। दोस्तों 80 का 5x% की अगर हम लोग बात करें तो 80 का 10% होगा 8, तो 5 कितना हो गया? 4x। तो अगर 80 पे 4x कमाना है तो हम इतने में बेचेंगे। हमने एमपी पर इतना डिस्काउंट दिया, इतने में बेचा, और कॉस्ट प्राइस पर इतना कमाया तो इतने में बेचा, और दोनों बेचने की रेट हमने बराबर कर दी। तो यहां से इधर जाएगा 7x बराबर 20। अगर 7x की वैल्यू 20 आ गई तो x की वैल्यू 20/7 हो गई। लेकिन दोस्तों हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, किसकी निकालनी है? 3x की। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60/7, या 7 में 60 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 4/7, 8 और 4/7 मेरा आंसर हो जाएगा। आप जिन जिन को एक रेशो पता है एमपी और सीपी का, आप उससे भी कर सकते हैं। आपको पता है कि एमपी और सीपी का रेशो, एमपी और सीपी का रेशो यहां पर अगर आप देखें तो एमपी और सीपी का रेशो 5:4 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एमपी और सीपी का रेशो 5:4 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस माइनस आर। तो 100 में प्रॉफिट कितना हुआ है? 4x का, 5x। 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है 5x का, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 3x का। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास x की वैल्यू 20/7 ही आएगी, लेकिन हमें 3x की वैल्यू निकालनी है तो हम 3x की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संस्थान क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। डेटा थोड़ा देखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन। मतलब 7500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनरोल्ड हुए हैं इन 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट में, और उनमें से 4000 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं इन इंस्टीट्यूट में। तो हमसे पूछा है संस्थान क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। दोस्तों संस्थान क्यू से कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं वो हमसे पूछा है। तो दोस्तों क्यू में 30% स्टूडेंट हैं 7500 का, तो 7500 का 1% 75 हो गया, 30% गुना 30 हो गया। इतने स्टूडेंट क्यू में हैं, उनमें से पास कितने हुए? 24%। 4000 का 24% निकालेंगे तो 4000 का 1% 40, 24% गुना 24। इतने स्टूडेंट पास हुए, इतने में से गुना 100, ये परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 8 बार, और 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 3 बार। तो ये जो आएगा 8 चौक 32, 128/3, 128 में 3 का भाग देंगे तो 42 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दी गई तालिका में ये क्या है? ये तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ और अजीब सा डेटा दे रखा है। तट के नजदीक, तट से दूर, पढ़ना पड़ेगा। नीचे दी गई सारणी में तेल का उत्पादन और आयात दिखाया गया है। तट के नजदीक और तट से दूरी की गई उत्पादित तेल घरेलू उत्पाद में है, और आयात तेल देश की मांग पूर्ति हेतु मंगाया गया है। वो ये कह रहा है कि भाई कुछ तेल हमने तट के पास में प्रोड्यूस किया, कुछ दूर किया, और ये जो है वो बाहर से हमने मंगाया, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो वर्ष 2011 का कुल घरेलू उत्पादन प्रतिशत वर्ष 2013 के कुल घरेलू उत्पादन प्रतिशत का अंतर क्या होगा? ठीक है, 2011 की बात कर रहे हैं और 2013 का, वो कह रहे हैं घरेलू उत्पादन। देखो दोस्तों, चाहे तट के नजदीक हुआ हो चाहे तट के दूर हुआ तो घर में ही है, लेकिन ये जो है वो बाहर से मंगाया है। तो अगर मैं देखूं, एक तो ये हजार को जोड़ने की जरूरत नहीं है,
तो मैं देखूं तो 2011 में टोटल उत्पादन 12 और 11 23,000 का उत्पादन हुआ है। टोटल कितने में से, तो आप देखें 23 तो ये था और 21 ये है, तो 23 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो 44,000 में से 23,000 घर में हुआ है। इसी तरीके से आपको 2013 का निकालना पड़ेगा। 2013 में अगर हम देखें तो 21 और 16 इन दोनों को अगर ऐड करें तो 37 का घर में हुआ है, और टोटल कितना था 37 में 30 जोड़ेंगे तो 67। और इन दोनों परसेंटेज का अंतर हमसे पूछा गया है। दोस्तों कैलकुलेशन भारी होने वाली है, तो मैं ऑप्शन पे नजर फेरा, ऑप्शन में गैप दिया हुआ है, मतलब बहुत पास पास के नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 44 है और यहां 22 होता तो 50% हो जाता, लेकिन 22 के अलावा एक बच गया तो 1/44। हम जानते हैं 1/50 होता है 2% और 1/40 होता है 2.5%, तो 1/44 कहीं ना कहीं 2-2.5 के बीच में आएगा, मतलब 2.25% मैं ले लेता हूं, तो ये लगभग आपका 52% होने वाला है, लगभग वैल्यू, क्योंकि इतना तो हमें गैप दे रखा है। और अगर मैं यहां पर देखूं तो हम देखेंगे कि 67 का आधा होता है 33.5, तो 33.5 तक तो 50% हो ही गया। उसके अलावा 33.5 के अलावा 34, 35, 36, 37, 3.5 बचेगा। 3.5 अगर हम देखें तो इसका दोस्तों 10% 6.7 है और 5% 3.35 है, तो 3.5 जो होगा वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग ये 55 पॉइंट कुछ आएगा। तो 55 और 52 में अगर हम अंतर देखें तो लगभग 2.5% के आसपास का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। जो ए के ऑप्शन है 2.5 के आसपास, तो फिर 10 बहुत दूर का हो गया, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मेरा आंसर इसी तरीके से निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। दिए गए चित्र में ओ सर्कल का सेंटर है, बीओपी 130 डिग्री दिया है, एक्स का मान, ये तो फर्जी सवाल है, अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप मुझे बताओ, इस वाली आर्क से इस वाली चाप से सेंटर पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी से परिधि पर आधा बनेगा, 50 का आधा 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है, उतने ही समय में धारा के अपोजिट 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उतने ही समय में मतलब टाइम सेम है। दोस्तों जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होता है। तो आप मुझे बताओ, डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, डिस्टेंस है 8 और 6, तो स्पीड का रेशो भी यही होना चाहिए। धारा की दिशा में स्पीड होती है x प्लस वाई, और धारा के अपोजिट स्पीड होती है x माइनस वाई। आप सब जानते हैं इस बात को। तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो बराबर कर दिया दोस्तों, 2 से कटेगा 4, 3, तो आप देखेंगे ये हो गया 4x, ये हो गया 3x, तो 3x को 4x में से घटाएंगे x बचेगा, ये हो गया 3y, ये हो गया -4y, -4y उधर जाएगा तो 4 और 3 7y हो जाएगा। x की वैल्यू 7y हमारे पास आ गई। आगे बढ़ते हैं। यदि वह धारा के अपोजिट दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, ये कितना दिया है मुझे नहीं पता, इंग्लिश में देख लेते हैं, 1 सही 3/4 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल बताओ। वो धारा की चाल को मैंने y माना हुआ है, नाव की चाल को मैंने x माना हुआ है, आदमी की चाल को मैंने x माना हुआ है। तो देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि 24 किलोमीटर वो धारा के विपरीत, तो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत चाल क्या होती है, x माइनस वाई, और उतनी ही दूरी, और धारा की दिशा में उतनी दूरी, कितनी दूरी 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में चाल क्या होती है x प्लस वाई। तो ये टाइम और ये टाइम टोटल मिलाकर के हमें दे रखा है 7/4 घंटे, तो 7/4 के इक्वल कर देंगे। दोस्तों x की जगह आप 7y रख सकते हो, अगर मैं यहां 7y रखूंगा तो 7y में से y गया 6y आ जाएगा, और यहां पर अगर मैंने 7y रखा तो 7y और y हो गया 8y बराबर 7/4। हमें धारा की चाल पूछी गई है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। 6 से कटेगा 4 बार, 8 से कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7/y बराबर 7/4। 7 से 7 कट गया, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आसान सा सवाल था ये। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, हमें ये दिया गया है और ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दिख रहा है तो किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर।
और -6 इज इक्वल टू 0। 7 कोस स्क्वायर में से 5 कोस स्क्वायर जाएंगे तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर, और 5 और -6 मिला के हो जाएगा -1, उधर जाएगा तो +1, तो 2 इधर चला जाएगा यहां से, तो 1/2। तो अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, तो cos की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पर होती है? 45 डिग्री पर। इसका मतलब थीटा का मान हमारे पास 45 डिग्री आ गया है। तो अगर मैं यहां 45 डिग्री रख दूं दोस्तों, जो पूछा गया है, तो कोसेक 45 का मान √2, tan 45 का मान 1, sec 45 का मान √2, cot 45 का मान 1 और रूट। दोस्तों √2 -1 नीचे से ऊपर आएगा तो √2 + 1 बन जाएगा। एक पहले से ही है, एक और आ गया, स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा √2 + 1। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अलजेब्रा का सवाल है। देखो 4x की पावर 4, एक काम करते हैं ना, इसको एक काम करो, अगर मैं इसे 2x² से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, 2x² से, तो देखो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, x² से x², तो ये बचेगा 2x²। बात ठीक है। और ये माइनस का 1/2x² इधर आएगा तो प्लस का 1/2x² हो जाएगा, और x² से x² कटेगा तो बचेगा 5/2, और 5 में अगर 2 का भाग देंगे तो उसे हम 2 + 1/2 लिख सकते हैं। 5/2 को मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों ये भी x + 1/x है और ये भी x + 1/x है। यहां से मैं कंपेयर करके बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। और दोस्तों उसने वैसे भी ये कहा है कि x का मान 1/√2 से ज्यादा है, √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 से तो कम है, तो x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या निकल के आती है देखते हैं। 2x² का मान 2 है, तो x² की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 2 -1 -1, तो 2 में से 2 गया, 0 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतने मीटर की हाइट पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे, क्षैतिज मतलब वो ऐसे उड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ रहा है, यूं जा रहा है बैलून। बैलून को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन घट के 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल के दौरान बैलून द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। देखो आप समझिए, ये एक बैलून है, ये उड़ के यहां पहुंच गया, यहां पर एक लड़की है, इस लड़की का बैलून से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। कुछ देर बाद इसको मैं मिटा देता हूं, कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। ये एंगल 30 हो गया, पहले एंगल जो था वो था 60 डिग्री। ये एंगल पूरा का पूरा कितना दिया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री यहां से ये मान लेते हैं, ये ऐसे हो गया, ये मान। हमें लड़की की हाइट दे रखी है क्वेश्चन में 1.2 मीटर। ओके, तो लड़की ऐसे कुछ होगी, ये यहां पर आपको दिखना पड़ेगा ऐसे। ये लड़की है, इस लड़की की हाइट दे रखी है आपको 1.2 और बैलून की हाइट दे रखी है 88.2। अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 होगा। और अगर बैलून 88.2 है उसमें से 1.2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 87, और ये भी 87। तो वो हमसे पूछ रहा है बैलून द्वारा तय की गई दूरी। बैलून यहां से यहां पहुंच गया, ये डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी है। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी ये बात जानते हैं कि 30 डिग्री के पास वाली साइड √3 गुना होती है सामने वाले की। तो अगर ये 87 है तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी 87 √3 हो जाएगी। इस वाले ट्राइंगल की, 30 डिग्री वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, पास वाली साइड इसकी √3 गुना होती है, तो मैंने कहा। और 60 डिग्री वाले में पास वाली जो साइड होती है ना, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, 60 डिग्री के पास वाली साइड ये हो गई, ये हमेशा √3 से डिवाइड करने पर मिलती है। तो अगर मैं इसमें √3 का भाग दूंगा तो हम इसमें √3 का भाग देंगे तो 29√3 हमारे पास ये दूरी आ गई। अगर मैं इस टोटल में से इसको घटा दूं तो ये हमारे पास कितना बचेगा? 58√3। यही डिस्टेंस हमसे पूछी गई है कि बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें दे रखी है। देखो ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6, जिसे हम 16/10 या सॉल्व करके 8/5 लिख सकते हैं। और बी की वैल्यू हमें दे रखी है 1.666 मतलब 6वें बार, जिसे हम 1 सही 6/9 लिख सकते हैं, या 2/3 हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 5/3। अगर मैं इसे 3 से काट दूं तो ये 2/3 हो जाएगा, तो 3 और 2 5/3 बन। वो बोल रहे हैं यदि HCF ऑफ AB इज इक्वल टू H, मतलब इन दोनों का HCF, दोस्तों इन दोनों का HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबर 8 और 5 का HCF तो 1 होगा, और नीचे वाले 5 और 3 का LCM 15 होगा। 5 और 3 का LCM 15 होगा। जब हम फ्रैक्शन का HCF निकालते हैं तो ऊपर वाले नंबरों का हम HCF निकालते हैं, नीचे वालों का हम LCM निकालते हैं। और वो कह रहे हैं कि LCM ऑफ AB इज इक्वल टू L, तो इन दोनों का LCM जब निकालेंगे तो ऊपर वालों का LCM 8 और 5 का LCM 40, और नीचे वालों का HCF 5 और 3 का HCF 1 होगा। तो बोल रहे कि L डिवाइडेड बाई H का मान क्या होगा। अगर मैं L में H का भाग दूं, L में H 1/15 का भाग देना है तो आप 15 से गुणा भी कर सकते हैं, तो 15 चौका 60, 600 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपने आज के वीडियो में जरूर कुछ सीखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन एग्जाम में करने चाहिए। बहुत सा वक्त लगता है समझाने में, अगर यही चीजें हम करेंगे तो 1/4 टाइम में हो सकती है, लेकिन मुझे आपको सारी चीजें समझानी। फिर भी कुछ स्टूडेंट का मानना है कि सर आप थोड़ा फास्ट कराते हो। अब आप खुद सोचो कि 1 घंटे का लगभग वीडियो बन गया है, जब मैंने 1 सेकंड भी आप लोगों से बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ाई की है। लेकिन इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि आपके 1 घंटे पूरे के पूरे यूटिलाइज होंगे, और इस 1 घंटे में जितनी चीजें आपने पढ़ी है उसमें आपके सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि आप ये वीडियो, जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट सोल्यूशन आप लोग दें। और वैसे भी मैं टेलीग्राम जो चैनल है, मैथ्स विद मोहन गुप्ता के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं आप लोगों की क्वेश्चन की PDF डाल रहा हूं। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।